नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे, एस्ट्रोलॉजी अनबिल्ड। और आज मेरा टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं और ये अभी 15th को मतलब 14th को नाइट में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हम और अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। धन्यवाद। तो अब बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, विशुद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। तो आज हमें समझना है कि पहले तो अतिचारी होता क्या है और इफेक्ट होगा क्या होगा, इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अतिचारी हमेशा ही होते रहते हैं। तो क्या क्यों होता है अतिचारी, सबसे पहले ये समझना है रीजन, और उसके बाद इफेक्ट देखेंगे। और फिर जो मिथुन राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका क्या फल होगा। अतिचारी तो अभी हैं ही गुरु, मतलब 15 को मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले अब हम अतिचारी समझेंगे। तो ये अतिचारी है, अत्याचारी नहीं है। तो ये वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको पता नहीं है, जिसको सब ज्ञान है ज्योतिष का, उसके लिए तो कोई बात नहीं। अदरवाइज जुपिटर जो है अतिचारी हो रहे हैं। अब अतिचारी का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पीड है, चाल है, रिवॉल्यूशन करते हैं ये सारे ग्रह जो हैं, वो सूर्य के चारों बगल, चारों इसमें मोशन में मूव करते हैं। तो नॉर्मल से ज़्यादा जब स्पीड हो जाता है तो हम बोलते हैं अतिचारी हो गए कोई भी ग्रह जो है। तो सारे ग्रह, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, आकाशीय घटना है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन रिजल्ट नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ये अभी बहुत लंबा अतिचारी हो गया है। तो थोड़ा सा आप समझ लें तो हर ग्रह का अपना अपना चाल होता है। जैसे मून का अपना है, 2.25 दिन में एक चक्कर लगा लेते हैं एक घर का, मतलब 30 डिग्री का हुआ। तो सबके अपने अपने अलग अलग चाल है। तो सबसे स्लो मोशन में किसको बोला जाता है, तो सैटर्न को, शनि जो है सबसे आउटर ऑर्बिट में है, तो सबसे स्लो बोला जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं राहु के, फिर इधर, और बुध और शुक्र को इनर प्लैनेट बोलते हैं, जो मतलब अर्थ और सन के बीच में होते हैं। तो जो इनर प्लैनेट हो गए वो फास्ट मूविंग हो गए, और जो आउटर प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट हो गए। तो जुपिटर नॉर्मली 1 साल लगता है, एग्जैक्ट डिग्री और वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक नॉर्मली जो आप समझ लो कि 1 साल में पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा बचक्र का एक चक्कर लगाते हैं। तो अब है कि अतिचारी, मैंने बोला कि स्पीड जब तेज हो जाता है, जब उनकी गति तेज हो जाता है तो अतिचारी होता है। लेकिन यदि अब साइंटिफिकली समझा जाए कि गति तेज होता क्यों है, तो अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो आप बाय डेफिनेशन समझ लो कि व्हेन जुपिटर मूव फास्टर, तो उसको अतिचारी बोलते हैं। और फास्टर मूव कर रहे हैं तो रिजल्ट वगैरह भी जो है वो फास्टर होगा। और ये इम्पैक्ट्स तो इनका होगा, मतलब जैसे बकरी कोई ग्रह हो जाते हैं तो बोलते हैं कि बकरी ग्रह हो गया, तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो अतिचारी का भी इफेक्ट होगा। अब क्या होगा, उससे पहले एक मन में सवाल आएगा ना कि भाई, जब हम बोलते हैं कि 1 साल में, या मतलब एक चक्कर लगा लेते हैं, या सबका फिक्स है कि इतने दिन में लगा लेते हैं, तो फिर ये स्लो और फास्ट क्यों हुआ। तो इसको हम समझेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये क्लास 9th में साइंस में है और 11th 12th में काफ़ी विस्तृत है। तो मैं क्योंकि साइंस का टीचर भी हूँ और बीटेक वगैरह बीटेक हूँ मैं, तो मुझे इसका आइडिया है। तो इसको एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली साइंस है पूरा का पूरा,
तो अब इसमें केपलर्स लॉ में समझो, केपलर्स का पहला लॉ जो है वो बोला गया है कि हर प्लैनेट जो है सन के चारों बगल मूव करता है, लेकिन वो सर्कुलेटरी मूव नहीं होता है, एक्लिप्टिकल मूव होता है। एक्लिप्टिकल मीन्स अंडाकार। अब यहाँ फिगर में आप देखो कि सन यहाँ है और इस साइड में, मतलब राइट साइड में देखो कि रेडियस बड़ा है और लेफ्ट साइड में रेडियस छोटा है, तो इसीलिए ये इसको सर्कुलेटरी नहीं बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो उसमें यही बोला जाता है कि मतलब इसमें इस तरह से मूव करते हैं। और अब दूसरा क्या है कि एक जगह से डिस्टेंस कम है, तो जब कोई भी ग्रह सन के नजदीक आ जाते हैं, अब लेफ्ट साइड में देखो जो भी वो घूम रहा है वो नजदीक आ गया है, तो नजदीक आ गया है तो इसका जो है ये स्पीड यहाँ पे कम हो जाता है। और स्पीड कम हो जाएगा तो क्योंकि एरिया रूल क्या है कि एरिया जो है गिवन इंटरवल में, मान लो 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो जितना एरिया बनाएगा उतना ही एरिया इधर बनाएगा। A1 और A2 देखो, तो एट एनी गिवन टाइम एरिया इज इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। तो उसके लिए क्या होगा कि ये इधर जब सन के पास जब नज़दीक होगा तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और सन के सब जब दूर होगा तो मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो स्लो और फास्ट इसलिए होता है जब सन के नज़दीक है या सन के दूर है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इक्वल एरिया बनाएगा तो स्वाभाविक है, नज़दीक है तो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम में ही जो है वो उतना एरिया बना लेगा। तो ये हो गया केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ का काफ़ी यूज है एस्ट्रोनॉमी में। तो सीधी सी बात हुई कि मूवमेंट ये जो है प्लैनेट्स के जो है स्पीड कम और ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये हमने अभी समझ। अब है कि इफेक्ट क्या होगा, और सबसे पहले इफेक्ट जानने से पहले आपको हिस्टोरिकल मोमेंट हमें जानना चाहिए कि कब क्या हुआ है। तो देखो 2019 से 21 के टाइम में गुरु हुए थे अतिचारी। तो उस टाइम में क्या हुआ था, कोरोना वायरस था, पेंडेमिक हो गया था, इकोनॉमिक कोरोना वायरस हो गया था तो इकोनॉमिक काफ़ी डाउन हो गया था सारा जगह। और महाभारत का जो लड़ाई हुआ था उस टाइम में भी गुरु अतिचारी थे, और 2008 में भी 2008 में भी हुए गुरु अत्याचार। तो ये होते तो हमेशा रहते हैं। इस बार का समस्या क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब गुरु क्या है, गुरु धन के कारक है, और गुरु फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन के भी कारक है। तो जो कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें मेडिकल इंडस्ट्री काफ़ी बूम हुआ था, और वॉर वगैरह भी होता है। अभी भी देखो, अभी ऑलरेडी वॉर का इधर भारत और पाकिस्तान का है, उधर अलग अलग गुट बन रहे हैं, रसिया का उधर अलग ही यूक्रेन का चल रहा है। तो एक कंडीशन तो बना हुआ है वॉर वगैरह का। अभी इस टाइम में क्या प्रॉब्लम है, इस टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि देखो अभी ये 2005 से 2032 तक, ये बहुत लंबा, ये सॉरी 2025 से 2032 तक, तो 25 5 30 तो 7 साल, ये बहुत लंबा टाइम के लिए गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो ग्लोबली जो है उथल पुथल होगा, इकोनॉमिक डाउन ट्रम होगा, लड़ाई युद्ध होगा, पोटेंशियल जो है मतलब कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे। अब क्या है कि ये जेमिनी, चलो ये तो हो गया अतिचारी का, तो अतिचारी एक अलग नॉर्मल एक घटना हो गया। अब है कि ये जेमिनी में बुध के राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी राशि में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है।
तो एक होता है लग्न राशि और एक होता है चंद्र राशि। तो नॉर्मली ये जो प्रिडिक्शन वगैरह जो किया जाता है, मतलब सबके लिए ही कर दिया जाता है, राशि वालों के लिए ही जो कर दिया जाता है वो हमेशा मून से होता है। और लग्न से पर्टिकुलर पत्रिका देख के किया जाता है। तो हालांकि सब कुछ इम्पोर्टेंसी हम लोग लग्न को देते हैं, जो पर्टिकुलर पत्रिका का एक एक पॉइंट देखना है, लेकिन जो जनरल प्रिडिक्शन होता है राशि वाइज वो चंद्र राशि से होता है। तो जब आप अपना चेक करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि चंद्र राशि जिस राशि में चंद्रमा है वही आपकी राशि, ठीक है। तो अब ये मई 15 को, मतलब 14 के रात में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब कम्युनिकेशन, संचार वगैरह जो है, और बुध मतलब इनोवेशन, नए नए खोज और ये सब होते हैं। तो पहले तो हम बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी रिवोल्यूशन होगा, मतलब एआई में और रिवोल्यूशन होगा, मीडिया क्षेत्र में होगा। बुध एजुकेशन के भी कारक हैं, और बुद्ध जो है तर्क वगैरह के भी कारक है। तो फिलॉसफी और तर्क में एक बैलेंस होगा। बुद्ध व्यापार के भी कारक है। तो इन चीज़ों में इफेक्ट आएगा। अब इफेक्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा ये अभी बात में बात करेंगे, क्योंकि ये बुद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। तो बुद्ध और गुरु जो है बुद्ध को शत्रु मानते हैं। तो शत्रु के घर में है, तो शत्रु के घर में होने से अब यही है कि आपको अपने दुश्मन के घर में आपको रहना पड़े तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो जब आप अनकंफर्टेबल होंगे तो वो रिजल्ट उतना अच्छा देने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे। हालांकि गुरु को सबसे शुभ राशि बोला जाता है, तो किसी भी हालत में गुरु अच्छा ही फल दे। लेकिन एक नॉर्मल बात है कि बुध की राशि जो है, बुध जो है उनके लिए शत्रु है। तो अब हम आते हैं राशि के वाइज कि हर राशि वाले अपना अपना उनके लिए क्या क्या फल होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ठीक है। तो सारे लोग थोड़ा अब अपनी जिनकी राशि है अपने राशि का इंतजार करें और समझें ध्यान से। तो ये तो एक मैंने नॉर्मल रूप से ये लिख के दे दिया है कि कम्युनिकेशन में एरीज राशि के लिए ये सब, लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस राशि में क्या इफेक्ट होगा। तो देखो जो मेष राशि है, मेष राशि में देखो कि ये मेष राशि में अच्छा ये देखना कैसे है, तो लग्न बना लेना है। मान लीजिए आपका मेष में चंद्रमा है तो मेष को लग्न बना लेना है। तब आपको समझ में आएगा कि मेष के लिए ये तीसरे भाव में चले गए गुरु। हाँ, तीसरे भाव में चले गए, मतलब बुध के राशि में है तो तीसरे भाव में चले गए। अब तीसरा भाव जो है उपचय स्थान है। तो उपचय स्थान क्या होता है कि इनिशियल संघर्ष के बाद, मतलब मेहनत करवाता है लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हसल के बाद, इनिशियल संघर्ष के बाद आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब तीसरे हाउस से गुरु की दृष्टि देखो तो 1 2 3 4 5, मतलब सप्तम भाव पे पड़ रहा है। तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, नवम भाव पे भी दृष्टि पड़ रहा है, और 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है। तो सप्तम तो मतलब बिजनेस के लिए और स्पाउस के लिए होता है, और 9th हाउस आपके भाग्य के लिए है। तो भाग्य भाव पे दृष्टि और अपना ही है, मतलब 9वां भाव जो है वो अपना ही भाव है गुरु का। तो और 11th में लाभ है। तो मिला जुला के मेष राशि वालों के लिए को लाभ मिलेगा। धर्म पे इनकी धर्म कर्म वगैरह करेंगे, और व्यवसाय में अच्छा करेंगे। पति पत्नी जो भी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। और उनका, और इसमें क्या है कि जुपिटर गुरु जो है मेष राशि के लिए 12th हाउस के भी मतलब 12th हाउस के भी लीडर हैं, मतलब ओनर हैं, गवर्न करते हैं।
लेकिन उसको हम बैड इसलिए नहीं बोलेंगे कि मूल त्रिकोण जो है नवम राशि में है। ठीक है। अब टॉरस वृक्ष राशि पे यदि हम आते हैं तो वृक्ष राशि में इसको ना वृक्ष राशि वाले के लिए मैलिफिक बोलते हैं, मतलब शुभ और अशुभ जो हो जाता है तो हर राशि के लिए अलग होता है। तो चूंकि 8th और 11th हाउस को एक वो है, ओनर है, स्वामी है, तो वृक्ष राशि के लिए 8वें भाव और 11वें भाव के लिए समय, तो 8वें भाव को खराब माना जाता है। तो इसके लिए इस राशि वाले के लिए इसको मैलिफिक बोलते हैं। 8th हाउस ऑब्स्टेकल देता है, एक्सीडेंट देता है, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम देते हैं, हिडन मैटर वगैरह देते हैं। अच्छा, तो 11th हाउस गेन का कारक है, 11th हाउस को लाभ भाव बोलते हैं, लेकिन अब कई जगह बाधक भी बोला जाता है, लेकिन बाधक फिक्स साइन के लिए बाधक बोला जाता है 11th हाउस, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ, बाधक वगैरह को लेकर मैं नहीं चलता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो और यदि आप ऐसे देखोगे तो 11th हाउस में इसके अलावा गुरु को आप दृष्टि देखोगे तो 1 2 3 4 5 छठे भाव में हो गया, 7 8 9 9वें भाव में हो गया, और 10 और 11वें भाव में भी है, और 11वें भाव में शुक्र हैं अभी, और शुक्र और शनि दोनों हैं, तो गुरु की दृष्टि है, तो इसको शुभ ही बोलेंगे। इसलिए शुभ बोलेंगे कि शुक्र बेनिफिक प्लैनेट हो गए, और शनि पे भी यदि गुरु की दृष्टि चली गई तो शुभ ग्रह की दृष्टि, एक तो शुक्र के साथ युति है तो शुभ ग्रह है, और गुरु की दृष्टि है, तो अच्छा मिला जुला के हम इस राशि के लिए भी अच्छा ही बोलेंगे। और ट्रांजिट इस राशि के लिए 2nd भाव से कर रहे हैं वृक्ष राशि के लिए, तो वृक्ष राशि के लिए 2nd भाव से यदि गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं तो धन के लिए अच्छा, रिश्तेदारी वगैरह के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा मानेंगे। अब आते हैं मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए तो लग्न में ही हो गए गुरु, तो लग्न में ही गुरु हो गए, तो अब इसमें तो सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे। यहाँ से ध्यान ये रखना है कि ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, अभी जो ट्रांजिट करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, ये कोई आपकी पत्रिका नहीं है, ठीक है ना। आपके पत्रिका के लिए चूंकि इससे जिस राशि से गोचर कर रहे हैं उसका फल बता रहा हूँ। तो गुरु आ गए यदि लग्न में अभी, मतलब 1st हाउस में आ गए, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, धर्म कर्म के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। पार्टनरशिप वगैरह के लिए अच्छा, 9th हाउस मतलब भाग्य है, धर्म है, पिता है, तो इन सब के लिए, ज्ञान है, इन सब के लिए अच्छा। पंचम पे भी दृष्टि है तो वो भी ज्ञान है, तो इन सब के लिए अच्छा बोलेंगे। अब आते हैं कैंसर मतलब कर्क राशि में, तो कर्क राशि में पहले देखिए आप, गुरु जो हैं अष्टम और सॉरी 6ठा और 9वें भाव के स्वामी हैं। 6ठा रोग ऋण शत्रु और 9वें भाव मीन्स भाग्य भाव के स्वामी है। लेकिन क्या है कि 6ठा भाव में जो राशि है गुरु की अपनी राशि है, तो लेकिन ये मूल त्रिकोण है। अब द्वादश इनके लिए, 4th भाव के लिए द्वादश से ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 4th भाव में जब गुरु मतलब आप 4th के लिए गुरु एक्सॉल्टेड होते हैं, मीन्स उच्च के होते हैं, तो 6th हाउस को ओन करते हैं, तो आप हेल्थ लिटिगेशन, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट कचहरी वाला प्रॉब्लम हो सकता है, दुश्मन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, डेट मतलब ऋण वगैरह, शत्रु वगैरह, ये सब हो सकता है। तो चूंकि ये 10th भाव 9वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का सहारा मिलेगा इसमें, और पूर्व जन्म पुण्य वगैरह के कारण जो है इन सब से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी।
क्योंकि अब आप देखो तो गुरु यदि आपके द्वादश भाव में है तो ये छठे भाव में दृष्टि जा रहा है, तो रोग ऋण शत्रु से लड़ने की समस्याएं होंगी, लेकिन लड़ने की शक्ति मिलेगी। चलिए अब आते हैं लियो साइन मतलब सिंह राशि के लिए। अच्छा, तो लियो राशि के लिए क्या है कि गुरु और ये गुरु और सूर्य अच्छे मित्र हैं, तो इस राशि के लिए जुपिटर जो हैं वो काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं। अब इसमें देखिए कि फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं और फिफ्थ हाउस और अष्टम के स्वामी हैं। तो फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं तो बच्चे, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये अष्टम भाव के स्वामी है जो कि निगेटिव होता है, बट मेन क्या है कि मूल त्रिकोण का ज्यादा फल करते हैं, तो गुरु मूल त्रिकोण का यहाँ ज्यादा फल करेंगे। और लाभ भाव में 11वें भाव में गुरु आपके लिए हैं, तो इस सब के कारण से निगेटिव चीज कम ही बोलेंगे, लेकिन और लाभ वगैरह काफी होगा। हाँ, अष्टम भाव के स्वामी हैं तो सडन इवेंट वगैरह हो सकता है, कुछ अकल्ट साइंस में, रिसर्च वगैरह में, इस सब में आप जा सकते हैं, या इस सब पे आपकी ध्यान जा सकता है इस पीरियड में। अब आते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि में गुरु हो जाते हैं केंद्र के स्वामी, दो केंद्र के स्वामी हैं। और कन्या राशि के लिए गुरु हैं भी केंद्र में, तो यहाँ तो आपको अपने लिए देख लेना केंद्राधिपति दोष तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में गुरु कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। तो और दो केंद्र के स्वामी गुरु हैं, केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो केंद्राधिपति दोष होता है। तो इसको एक तो बहुत ही अच्छा बोलेंगे कि दो केंद्र के स्वामी होके केंद्र में बैठ रहे हैं, लेकिन आप अपने इसमें देखना कि थोड़ा सा कभी कभी केंद्राधिपति दोष भी परेशान करता है। और आपके लिए 10th हाउस में है तो कैरियर में, प्रोफेशन मतलब कैरियर जो है, प्रोफेशनल लाइफ वगैरह में, रिलेशनशिप में, और अपने बॉस वगैरह से, पब्लिक रेपुटेशन, इन सब में बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस में इनकी दृष्टि जा रही है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ हाउस में। तो सेकंड हो गया आपकी वाणी अच्छी होगी, फोर्थ हाउस पे दृष्टि जा रही है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, फैमिली सुख वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फोर्थ हाउस मदर के लिए है, मदर इस पर दृष्टि जा रही है तो आपके मदर के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मदर से, माता से संपत्ति वगैरह भी मिल सकता है, भूमि, भवन, वाहन वगैरह का लाभ हो सकता है। अब आते हैं तुला राशि पे। तो तुला राशि के लिए गुरु किस भाव में है? 9th भाव में है। तो 9th भाव में गुरु हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये गोचर है, नहीं तो मैं यहाँ कारको भाव नासा भी बोल सकता था। गोचर का कुंडली है, गोचर का कुंडली है आपके, इसमें गोचर का गुरु 9th भाव में आए हैं, आपके कुंडली में किस भाव में है वो देखना पड़ेगा। और तुला राशि के लिए ये हो जाएगा आपको तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी हो गए, मूल त्रिकोण तृतीय भाव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भाई वगैरह के ज्येष्ठ लोगों का काफी आपका सहयोग मिलेगा, आपकी बल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग होगा। और 12th हाउस, 6th हाउस के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम रोग ऋण शत्रु के बारे में। और यहाँ से हमें दृष्टि देखना है यदि, तो 7, 8, 9, तो हाँ 5th भाव में दृष्टि जा रही है, तो संतान के लिए अच्छा, और लग्न पे भी दृष्टि जा रही है। तो स्वास्थ्य में यदि वो हैं भी, खष्ठेश हैं भी गुरु, तो भी चूंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे जा रही है तो कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अब आते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में। तो
यहाँ पे भी देखो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल और जुपिटर फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है। और इस राशि के लिए जुपिटर गुरु जो हैं वो दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बहुत ही अच्छा। और सेकंड हाउस जो है वेल्थ वगैरह के, इसके स्वामी है फैमिली, वाणी। तो मैक्सिमम तो ये दूसरे भाव, क्योंकि मूल त्रिकोण है, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और फिफ्थ भाव पे दृष्टि है, तो एजुकेशन के लिए अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा, तो इन सब चीज के लिए हम अच्छा बोले। थोड़ा सा ये देखना है कि एट्थ हाउस के भी यदि ये स्वामी नहीं, एट्थ हाउस में गुरु हो, ये हाँ मेन पॉइंट ये है कि आपके लिए गुरु एट्थ हाउस में वो कर रहे हैं, राशि के लिए एट्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो एट्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये चोट चपेट वगैरह देंगे, रोग चोट चपेट ये सब चीजें देंगे। अब यहाँ से दृष्टि लग्न पे नहीं जा रही है, यहाँ से दृष्टि धन भाव पे जा रहा है और सुख भाव पे जा रहा है, तो थोड़ा सा रोग, मतलब थोड़ा सा हाँ रोग चोट चपेट वगैरह का थोड़ा सा रिस्क रहेगा। एट्थ हाउस में गुरु हैं तो अकल्ट साइंस, जिन लोगों को ज्योतिष वगैरह सीखना है उनके लिए बहुत ही अच्छा, वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसके बाद आ गया धनु राशि, सैगिटेरियस। तो यहाँ तो मतलब ये उस राशि के ही स्वामी हो गए, धनु राशि के स्वामी होते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट हो गए। तो आप यहाँ चंद्र राशि से तो खोगे तब भी आपके जो हैं वो लग्नेश हो गए। और यहाँ मतलब लग्न के भी स्वामी हो गए और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हो गए, दो इसके केंद्र के स्वामी हो गए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको चतुर्थ भाव पे है तो आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे आप बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, चतुर्थ भाव और भी चतुर्थ भाव से वाहन संपत्ति ये सारा चीज देखते हैं, जमीन जायदाद माता, इन सब के लिए अच्छा है। लाभ भाव पे भी दृष्टि जा रही है तो लाभ भी होगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि, सॉरी मकर राशि। तो मकर राशि में शनि की राशि है और मकर में नीच के होते हैं, मकर में गुरु नीच के होते हैं। तो तीसरे और 12वें हाउस के स्वामी हैं इसमें जुपिटर। तो आप दोनों को थोड़ा सा निगेटिव बोला जाता है, थोड़ा सा इसके लिए हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा 12th हाउस है तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, फॉरेन एसोसिएशंस वगैरह हो सकता है, फॉरेन कनेक्शन से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जैसे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है तो वो 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के कारक बोला जाता है, नींद की समस्याएं, और यदि केस मुकदमा वगैरह है तो थोड़ा इम्प्रिजमेंट वगैरह जेल वगैरह का खतरा होता है। तो इन सब एरिया को इफेक्ट करेगा। लेकिन फिर वही बात जो आप सुन रहे हो, तो ये आपके राशि के लिए जनरल बात है, आपकी बर्थ पत्रिका ये नहीं है। तो आपके बर्थ पत्रिका के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके बर्थ पत्रिका में गुरु बहुत अच्छे पोजीशन हो, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इसमें तो गुरु आपके छठे भाव में है, तो यहाँ गोचर से खराब है, लेकिन आपका पत्रिका देखना पड़ेगा। तो आते हैं लास्ट मीन राशि पे। तो मीन राशि के लिए तो मतलब मीन राशि के स्वामी ही हैं गुरु, तो अच्छा ही है इनके लिए। और 10th हाउस पे मतलब ये आपको 10th हाउस के भी स्वामी हैं और जो फर्स्ट हाउस हो गया उनके भी स्वामी हैं। तो कैरियर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगा। योग कारक भी बोलते हैं इस साइन के लिए, गुरु जो है ये पीसेस के लिए योग कारक होता है। और तो आपके लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
फोर्थ हाउस के लिए अच्छा होगा, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड काफ़ी आपका चेंजेज होगा। और जो 8th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं तो रोग ऋण को भी कम करेंगे, उस पर जीत दिलाएंगे। तो आपको इसमें इसलिए मिक्स आप बोल सकते हैं ट्रांजिट इस राशि, मतलब इस के लिए मीन राशि के लिए। तो अब क्या है कि जिसके लिए थोड़ा सा खराब फल दे रहे हो, जन्म पत्रिका में लग्न पत्रिका में भी सही नहीं हो, तो गुरु का उपाय करना चाहिए उनको। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः, थर्सडे वगैरह को करें। और येलो आइटम जो होता है, चना दाल, हल्दी, इन सब का, या येलो क्लॉथ, इन सब का दान करें। और येलो सफायर स्टोन होता है, तो ये मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि बिना किसी ज्योतिष को दिखाए हुए कोई भी स्टोन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राशि को देख के नहीं बताया जा सकता है। और जो ये राशि देख के बताते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि आपकी लग्न पत्रिका में क्या पोजीशन है वो देखे बिना गोचर के फल को नहीं समझा जा सकता है। दशा को भी देखना होता है, दशा अंतरदशा को भी देखना होता है। गोचर का फल एक जेनरिक चीज़ें हो गई, कुछ मैच करेगा कुछ मैच करेगा। तो मैं जो भी बोलता हूँ तो सही बोलता हूँ, सत्य बात बोल देता हूँ। बाकी ज्योतिष लोग जो हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये होगा, आप खुश हो जाओ, ये हो जाओ वो, तो ये सब मतलब वो नहीं है, मतलब बरगलाने वाली बातें हैं। इसका भी मैं ये नहीं बोलता हूँ इसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। इसके लिए आपको आपका जन्म पत्रिका देखना पड़ेगा और दशा अंतरदशा देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जन्म पत्रिका में भी बहुत अच्छा है, गोचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन दशा अंतरदशा आपको वो आया ही नहीं तो फल नहीं मिलेगा। खराब फल होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, और अच्छा फल होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।